एक छोटे से शहर सारनाथ में रमा और उसकी माँ सुनीता रहते थे। रमा घर का सारा खर्चा अकेले उठाती थी क्योंकि उसके परिवार में बस वो दोनों ही थीं। बेटा, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। कुछ वक्त बाद इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी। मेरे पीछे तुम क्यों अपनी ज़िंदगी खराब कर रही हो? कभी अपने बारे में भी सोच बेटा। माँ, आपने आज तो बोल दिया सो बोल दिया, पर ये बात दोबारा कभी मत बोलना। हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे और अभी तो आपको मेरे साथ बहुत जगह घूमना भी है। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो। मैं तुम्हारा घर बसता हुआ देखना चाहती हूँ ताकि मैं सुकून से इस दुनिया को छोड़ सकूँ। बस ये सपना पूरा कर दे बेटा। माँ, मैं शादी तो कर लूँ, लेकिन कहाँ से मिलेगा ऐसा लड़का आज के टाइम में जो घर जमाई बन के रह सके? आजकल तो सबकी नाक ऊंची है। अरे, घर जमाई क्यों चाहिए? मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। तुम्हें विदा करके जो खुशी मुझे मिलेगी ना, वो मुझे ऐसे नहीं मिल सकती। और मुझे नहीं चाहिए कोई घर जमाई। तू शादी कर और अपने ससुराल को संभाल। मैं अपना ध्यान खुद रख लूँगी। माँ, इस बात को यही ख़त्म कर दो। मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। और अगर किसी को मुझसे शादी करनी होगी तो उसको हमारे ही घर में रहना होगा, घर जमाई बनकर, वरना मैं शादी नहीं करूँगी। एक तरफ सुनीता परेशान थी, वहीं दूसरी तरफ रमा को उसके ऑफिस का एक लड़का राहुल मन ही मन चाहने लगा था। राहुल अपनी माँ को रमा के बारे में सब बताता है। माँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। बड़ा खुश दिख रहा है, ऐसी क्या बात है भाई? चल बता, क्या बात है? माँ, मेरे ऑफिस में एक लड़की है रमा, वो मुझे बहुत पसंद है। क्या तुम उससे शादी की बात कर सकती हो? वो सच में बहुत अच्छी है माँ। अरे, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। मैं तो कब से चाहती थी कि तुम शादी करके अपना घर बसा लो। अगर वो तुम्हें पसंद है तो मैं उससे शादी की बात कर लूँगी। कमला, क्यों ना ऐसा करे कि कल ही चल के शादी की सारी बातें तय कर ले। ऐसे लड़के से भी मिल लेंगे और उसके परिवार से भी। क्या कहती हो? हाँ जी, बात तो आप सही कह रहे हो। तो कल ही चलते हैं। दिनेश और उसका परिवार रमा के घर रिश्ते की बात करने पहुंच जाते हैं। देखिए, घुमा फिरा के बात नहीं करनी मुझे। मेरे बेटे को आपकी लड़की बहुत पसंद है। वो दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। भाई, मैं तो खुद ही चाहती हूँ कि मैं अपनी लड़की की शादी जल्द से जल्द कर दूँ, लेकिन एक दिक्कत है। देखिए, हमें दहेज की कोई ज़रूरत नहीं है और हम जानते हैं कि रमा इस घर में सब कुछ करती आ रही है। उसके पापा भी नहीं है, तो आप दहेज का बिल्कुल मत सोचिए। हमें तो आपकी लड़की एक जोड़े में चाहिए बस। जी नहीं, ये बात नहीं है। असल में बात कुछ और है। ऐसी भी क्या बात है जो आप बता नहीं पा रही हैं? कोई चक्कर है क्या रमा का किसी के साथ? रमा किसी और को पसंद करती है? इतने में रमा वहाँ आ जाती है। आप सब मुझसे बात करिए। देखिए, मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं राहुल को पसंद करती हूँ, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। रमा, अगर तुम मुझे इस बात का कारण बताओगी तो शायद कोई हल निकल सके। आखिर जब मैं तुम्हें पसंद हूँ तो तुम शादी को मना क्यों कर रही हो? मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगी। मेरी माँ अकेले रहती है। मैं शादी कर लूँगी तो वो और अकेली हो जाएंगी, और मैं खुद शादी करके अपनी माँ को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। इतनी सी बात है, तुम शादी के बाद अपनी माँ को हमारे घर साथ में रख सकती हो। हम सब साथ रह लेंगे और मुझे भी अच्छा लगेगा कि एक ही घर में दो माँ का प्यार मिलेगा। क्यों माँ, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ बहन जी, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है बेटी के ससुराल में रहना। आंटी, अब से वो आपका भी घर है। आप तो बस शादी की तैयारी करो। रमा राहुल की बात सुनकर बेहद खुश हो जाती है और शादी के लिए हाँ बोल देती है। दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है और शादी के बाद सुनीता अपनी बेटी के ससुराल में ही रहने लगती है। एक दिन, अरे बहू, आज खाने में ना बैंगन आलू की गीली सब्जी बना देना। अब तो तुम्हारे हाथों से ही खाना अच्छा लगता है। जी माँ जी, अभी बना देती हूँ। बेटा, अकेले कहाँ जा रही है? चल, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ, कुछ काम करवा दूंगी। रसोई में। मम्मी, ये क्या कर रही हो तुम? सासू माँ ने मुझे गीली सब्जी बनाने के लिए कहा है, सूखी नहीं। यहाँ ना तरी वाली सब्जी खाते हैं ये लोग। अरे बहन जी, सूखी सब्जी यहाँ कोई नहीं खाता। सबको ऐसे ही लटपट सी सब्जी पसंद है। समधन जी, आपने कभी खाई भी है क्या सूखी सब्जी? एक बार खा कर देखो, उंगलियां चाटते रह जाओगे। हमेशा एक जैसी सब्जी खाकर आप लोग थक नहीं जाते क्या? कभी तो कुछ अलग खाया करो। नहीं नहीं, ससुराल में जो जिस तरीके से सब्जियां बनती है वैसे ही बनेगी। ऐसे थोड़ी ना कि कुछ भी बना दिया बस खाने से मतलब होगा।
बहू तुम तरी वाली सब्जी बनाना। अरे समधन जी, एक बार खा के तो देखिए, आपने कभी खाई नहीं ना, इसलिए आप ऐसे बोल रही हैं। अगर सूखी बन भी गई सब्जी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। आप तो पीछे ही पड़ गई है तरी वाली सब्जी के। ये आपका घर नहीं है बहन जी, आपकी बेटी का ससुराल है, इसलिए जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दे। ठीक है बहू, तुमने भी सुन लिया ना। अरे मम्मी जी, माँ बस करो लड़ाई। देखिए अभी इस बार गीली सब्जी बन रही है, अगली बार सूखी बन जाएगी मम्मी जी। मुझे तो सब पसंद है जो भी मेरी बीवी बना दे। हाँ, मैं भी देखती हूँ आखिर कैसे ये अपनी मर्जी चलाती है मेरे घर पे। बेटे को तो दोनों माँ बेटी ने अपने कब्जे में कर रखा है। क्या हुआ माँ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं बेटा, तू बहू को घुमाने ले जाने वाला था ना। हाँ बस ऑफिस में छुट्टी का बोला हुआ है, जैसे मिल जाएगी घूमने निकल जाएंगे। कमला और रमा की माँ सुनीता के बीच अक्सर नोक झोंक चलती रहती। वहीं दूसरी तरफ राहुल को छुट्टी मिल जाती है और राहुल रमा के साथ बाहर घूमने जाता है। रमा जल्दी करो, लेट हो रहा है। इस तरह तो हम घूम भी नहीं पाएंगे और शाम को जल्दी घर आना पड़ेगा। ऐसे रेडी होगी तो पूरा दिन यही निकल जाएगा। जल्दी करो ना थोड़ा। रमा, कहीं जा रही हो क्या घूमने बेटा? माँ, वो राहुल ने आज बाहर घूमने का प्लान बनाया था, बस ऐसे ही घूमने जा रहे हैं थोड़ा। बेटा, मैं तुम्हारे बिना घर में अकेले क्या करूँगी? मुझे भी ले चल, मेरा बिना मन नहीं लगेगा तेरे बिना। अब तुम दोनों के सिवा है कौन मेरा जिसके साथ मैं कहीं बाहर जा सकती हूँ? ठीक है मम्मी जी, चलिए कोई बात नहीं, आप भी साथ में घूम लीजिएगा। हाँ माँ, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। आप भी जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम साथ में चलते हैं। रमा और राहुल जब भी कहीं अकेले जाने का प्लान करते, हर बार सुनीता उनके साथ चली जाती। ये बात रमा के सास और राहुल को बहुत बुरी लगती है, लेकिन दोनों ही सुनीता या रमा को कुछ बोल भी नहीं सकते थे। रमा, तूने शादी के बाद ऑफिस क्यों छोड़ दी? क्या फ़ायदा हुआ तेरा इतना पढ़ने का? माँ, तुम तो जानती हो ना, सासू माँ को पसंद नहीं है कि मैं ऑफिस में काम करूँ, और फिर मैं घर में रहती हूँ तो तुम्हें देख भी तो लेती हूँ ना, इसलिए अब बस मन नहीं है जॉब करने का। देख बेटा, मेरे पीछे अपनी ज़िंदगी ख़राब मत कर। अभी तेरे सामने पूरी ज़िंदगी है, तो अपना भी सोचा कर। मैं चाहती हूँ कि तेरा कल अच्छा हो। तो राहुल से बात कर जॉब करने की। दोनों की बात सुनकर कमला भी वहाँ आ जाती है। बहन जी, मैंने मना किया है और मैं नहीं चाहती कि मेरे घर की बहू जॉब करे। और रमा भी काफ़ी समझदार है, उसने भी कभी जॉब करने के लिए नहीं कहा। वैसे भी घर में ही इतने काम है, वही ख़त्म नहीं होते, तो जॉब कहाँ से करेगी बहू। पर बहन जी, ये तो गलत बात है। आपका लड़का जॉब कर सकता है तो मेरी लड़की क्यों नहीं? और शादी के वक्त तो आपने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि रमा को जॉब छोड़नी पड़ेगी। आपकी लड़की वो बाद में है, उससे पहले वो मेरी बहू है। मेरी बहू मेरे घर की इज्जत है, और आखिर किस बात की कमी है इस घर में कि हमारे घर की बहू बाहर काम करने जाए। तो इसकी जॉब करने से आपकी इज्जत कम नहीं हो जाएगी? ये तो कोई बात नहीं हुई। वो जॉब करने जाएगी तो इज्जत बचेगी ही कहाँ। अच्छा थोड़ी ना लगता है कि घर की बहू बाहर जाकर काम करे। रुकिए रुकिए, मैं आप दोनों से हाथ जोड़ती हूँ, लड़ना बंद करिए। जॉब मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है माँ, मैं उसके बिना भी ठीक हूँ, खुश हूँ, और सबसे बड़ी चीज़ मैं तुम्हारे पास हूँ, जो मैं हमेशा चाहती थी। अब आप दोनों शांत हो जाइए प्लीज़। रमा की माँ और उसकी सास का झगड़ा देखकर रमा अक्सर परेशान रहा करती थी। फिर एक दिन, रमा बेटा, तुम्हारा पति इतना अमीर बड़े घर का लड़का है, तो फिर तुम ये झाड़ू पोछा का काम क्यों करती हो? अच्छा थोड़ी ना लगता है कि घर की बहू ऐसे घर में नौकरानी बनकर रहे? माँ ऐसा नहीं है, ये भी तो मेरा ही घर है, और अपने घर काम करने से कोई नौकर थोड़ी ना बन जाता है। लेकिन तू कब तक ऐसे भेड़ बकरी जैसे काम करती रहेगी? दोनों की बात सुनकर कमला अपने कमरे से बाहर आती है। आपको आखिर दिक्कत क्या है बहन जी? मेरी बहू अगर घर में है तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि घर साफ रहे, और वो वही कर रही है। काम करने से कोई भला छोटा हो जाता है क्या? समधन जी, आप ना बीच में ना बोले, मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ ना। क्यों ना बोलूँ मैं? मेरा घर है, मेरी बहू है। आप क्या चाहती हैं कि मैं नौकर रख के अपना घर लूटवा लूँ? कहना क्या चाहती हैं आप? नौकर क्या सिर्फ चोरी डकैती करते हैं? उनके पास और काम नहीं है? हाँ करते हैं ना, कभी अखबार खोलकर देखेंगे, न्यूज़ चैनल देखेंगे, तब पता चलेगा ना कि दुनिया में क्या चल रहा है। वैसे भी कितने लोग हैं इस घर में जो नौकर रखने की ज़रूरत पड़े। तो इस दिन के लिए मेरी बेटी से शादी की थी कि उसे नौकरानी बना दे, आपका घर ना लूट सके पर मेरी बेटी की ज़िंदगी खराब हो सके? हैं? पूरा दिन मेरी बेटी कभी किचन में कभी बाहर का काम करती रहती है,
उसको एक पल का आराम तक नसीब नहीं हो रहा है इस घर में। देखिए बहन जी, शांत हो जाइए। आपकी बेटी को कोई नौकरानी नहीं बना रहा है। हम सभी एक परिवार है, सभी मिलजुल कर काम कर लेते हैं। हाँ माँ, तुम भी तो मेरा काम करवा देती हो, फिर सासू माँ भी घर के काम करती हैं, इसमें नौकर वाली बात कहाँ आ गई? बहन जी और कमला, आप दोनों इस तरह से लड़ेंगी तो रमा कितनी परेशान हो जाएगी। आप दोनों रोज़ रोज़ ऐसे लड़ेंगी तो घर का माहौल ख़राब हो जाएगा। कमला गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बाद राहुल के एक दोस्त का फंक्शन था। राहुल रमा को अपने साथ ले जा रहा था। हे भगवान रमा, ये क्या पहन रखा है तुमने? इससे अच्छा तुम कपड़े ही ना पहनती। कोई लाज शर्म है कि नहीं? माँ, वो राहुल के दोस्त की पार्टी है, उन्होंने ही मुझे ये कपड़ा पहनने को कहा है। अब उनको मैं मना कैसे करती? क्या वहाँ पर इतने लड़के रहेंगे और तुम ये आधी अधूरी ड्रेस पहनकर जाओगी? अरे बेटा, ये तेरा ससुराल है, यहाँ तो ऐसे कपड़े पहनकर जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? कमला वहीं से जा रही थी। दोनों की बात सुनकर कमला कहती है, अरे बहन जी, जब हमें कोई दिक्कत नहीं है तो आपको किस बात की दिक्कत है? मेरे बेटे ने कुछ सोच कर ही बहू को ऐसी ड्रेस पहनने को कहा होगा ना। मेरी बेटी ऐसे कपड़े पहनकर कहीं नहीं जाएगी। आप हर बात में उसकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी देने वाली होती कौन है? मैं उसकी माँ हूँ और वो मुझे प्यार करती है तो अभी जाकर साड़ी पहनेगी और ये कपड़े पहनकर नहीं जाएगी। रमा को मजबूरी में साड़ी पहनकर पार्टी में जाना पड़ता है। पार्टी में राहुल और रमा का बहुत मजाक बनता है। इस वजह से दोनों के बीच दूरियां आ जाती है। पर इसके साथ रमा को एहसास होता है कि उसकी माँ का उसके साथ रहना अब ठीक नहीं। लीला, तुम भी कितना मजाक करती हो। चल, कल फ्री हो तो हम दोनों मूवी देखने चलते हैं। हाँ राहुल, तुम्हारे साथ तो मूवी देखने का मज़ा ही कुछ और है। अरे यार लीला, अगर तुम ना होती मेरी लाइफ में तो मैं तो अकेला ही रह जाता। मैं तुम्हारी ज़िंदगी से कहीं नहीं जाने वाली, घबराओ मत। सुनीता राहुल की सारी बातें सुनकर बहुत परेशान होने लगती है। वो बैठे बैठे सोच रही थी, अब यहाँ मुंह लटका कर क्या सोच रही हैं? मैंने अपनी बेटी का नसीब खराब कर दिया आपके लड़के से शादी करवा के। वैसे पूरी नहीं, पर आधी बात तो सच है आपकी। आपने अपनी बेटी का नसीब खराब करा है। कहना क्या चाहती हैं आप? साफ साफ कहिए। यूँ सांप सीढ़ी खेलने की ज़रूरत नहीं है। आपने कभी उन्हें अकेले वक्त दिया है? वो एक दूसरे से दूर हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। मेरा आपके साथ इस घर में दम घुटता है, इसीलिए मैं अपनी बेटी के साथ रहना चाहती हूँ। अपने इस स्वार्थ के लिए आपने अपनी बेटी का घर तोड़ दिया। अब कहना क्या चाहती हैं कि मेरा उसके साथ घर से बाहर जाना, उसके साथ रहना उसकी ज़िंदगी खराब कर रहा है? आपको क्या लगता है पति पत्नी के बीच में थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए कि नहीं? पर आप कहना क्या चाहती है? मैंने उन्हें स्पेस नहीं दिया। जी हाँ, और इसी वजह से आज दोनों दूर हैं और आपका दामाद किसी और लड़की से बात कर रहा है ताकि उसे कुछ पल खुशियां मिल सके। समधन जी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपनी बेटी का घर बर्बाद नहीं करूंगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। एक तरफ सुनीता को अपनी गलतियों का एहसास होता है, वहीं दूसरी तरफ रमा राहुल से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती है। राहुल, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं रमा, तुम्हारी जगह मैं भी होता तो मैं भी यही करता। राहुल, मैं चाहती हूँ कि मम्मी के लिए यहीं कहीं आस पड़ोस में कोई एक कमरा मिल जाता तो अच्छा रहता। हाँ रमा, यही सही रहेगा। तुम्हारे और मेरे जीवन के लिए हमें एक दूसरे को वक्त देना होगा। आप सही कह रहे हैं, आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। रमा, तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़ दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं आज ही मम्मी से इस बारे में बात करती हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं मम्मी जी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं उनके साथ एक केयर टेकर रखूँगा और वो उनकी देखभाल करेगी। रमा राहुल के इस व्यवहार से बहुत खुश हो जाती है और अपनी माँ से बात करने जाती है। माँ, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। बेटा, उससे पहले मैं तुमसे और दामाद जी से कुछ कहना चाहती हूँ। बोलिए ना मम्मी जी, क्या बात है? तुम दोनों मुझे माफ़ कर दो। मेरी वजह से तुम दोनों बहुत परेशान हुए हो। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, कैसी बात कर रही हैं आप हमसे बड़ी हैं, आप माफ़ी मत मांगो। क्या हो गया माँ? बेटा, बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ, पहले रोना बंद करो। तेरे प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने अपने स्वार्थ में अपनी ही बेटी और दामाद का घर बिखेर के रख दिया। नहीं नहीं मम्मी जी, आप ये सब क्या बोल रही हैं? आप एक माँ हैं और माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करता।
मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि तुम जैसा दामाद मिला, पर तुम दोनों से कुछ मांगना चाहती हूँ। हाँ माँ, कहो ना, क्या चाहिए? मैं चाहती हूँ यहाँ कहीं आस पड़ोस में तुम दोनों मुझे कमरा दिला दो, ताकि मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊँ। माँ, मुझे माफ़ करना, मैं भी तुमसे यही बात कहना चाहती थी। मम्मी जी आप परेशान मत होइए, मैंने एक केयर टेकर भी ढूंढ लिया आपके लिए। आपको और केयर टेकर को मैं पास ही के मकान में रखूँगा, ताकि आप हमारी आंखों के सामने भी रहो और आपको कोई दिक्कत भी ना हो। माँ, मैं तो पास में ही रहूँगी और तुम्हारे पास आती जाती भी रहूँगी। और मम्मी जी घर भी आपका ही है, जब भी आपका मन ना लगे यहाँ जाया करिए। आज मैं इतनी खुश हूँ, मुझे तो ऐसा एहसास होता है कि मैंने अपनी 4 धाम की यात्रा सफल कर ली। ये कहानी शुरू होती है श्वेता के ससुराल से, जहां आज अपनी पहली रसोई की तैयारी करने के पहले वो चूल्हे की पूजा कर रही थी। तभी उसका फोन बजता है। सारी तैयारी हो गई बेटा? याद है ना, आज तेरी पहली रसोई है। आज तेरे हाथ का बना खाना ही सभी के सामने तेरी इमेज बनाएगा। ध्यान रखना श्वेता, ज़रा भी कुछ 19-20 ना हो, नहीं तो पूरी ज़िंदगी तेरे ससुराल वाले इसी बात पर तुझे ताना देते रहेंगे, भले ही उसके बाद तू कितना ही अच्छा काम क्यों ना कर ले। कल से तीसरी बार आपने कॉल कर दिया मम्मी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि सभी के सभी मेरे हाथ के खाने की दीवानी हो जाएंगे। देख लेना मम्मी। अच्छा तो बनाना बेटा, पर ज़्यादा मत बनाना। पता चला कि ये लोग हर रोज़ मेहमानों को बुला बुला कर बिठाने लगे और तुझे सबका खाना बनाना पड़ गया। समझ गई मम्मी, अच्छा खाना बनाना है पर कम क्वांटिटी में, जिससे सबका दिल भी जीत लूँ और किचन के खाने का प्रेशर भी मुझ पर ना आए। और मैगज़ीन में पढ़ पढ़ कर श्वेता सभी के लिए खाना बनाती है। मेरे ट्राइड एंड टेस्टेड राजमा चावल, इसे खाकर अगर प्रेम जी के घर वाले मेरे हाथ चुमने पर मजबूर ना हो गए तो मेरा नाम भी श्वेता नहीं। श्वेता बाहर जाकर सभी के लिए खाना परोसती है और एक तरफ खड़ी हो जाती है। पता नहीं कैसा खाना बनाया है भाभी। आज 2 साल में पहली बार कोई मुझे खाना परोस रहा है। जैसा भी होगा मेरे लिए तो बहुत अच्छा होगा, तो घबरा मत। पर जैसे ही सभी एक एक करके राजमा चावल खाना शुरू करते हैं, सभी का मुंह बनता जाता है। ये तूने क्या बनाया है बहू? और भी है क्या? ओहो, आपको और खाना था मम्मी जी? मैंने तो इतना ही बनाया है। वो क्या है ना, मैंने कभी मायके में काम नहीं किया तो मुझे आदत नहीं है। ऊपर से मम्मी कहती है इतना ही तो थाली में कि व्यर्थ ना जाए नाली में। तो बचने की टेंशन ही ना रहे, इसलिए मैंने अपने हिसाब से कम ही बनाया। पर मुझे क्या पता था खाना इतना अच्छा बन जाएगा। वैसे शादी के पहले 2-3 बार मैंने टेस्ट किए थे राजमा चावल बनाकर। ऊपर से आज ना किताब में पढ़कर वक्त लेकर बनाया। प्यार भी तो था इससे मेरा। पर सच कहूँ तो मुझे ना बड़ी घबराहट हो रही थी मम्मी जी कि आप लोगों को पसंद आएगा कि नहीं। पर देखो मेहनत रंग लाई। बड़े बहू, सुबह का नाश्ता बचा है क्या? हाँ पापा जी, आलू दम की सब्जी तो रखी हुई है। बहू तो पराठे सेक कर दम आलू के साथ वही ला दे। भाभी ज़रा सी सब्जी मुझे भी देना, तो इस चावल के साथ सब्जी खा लूँगा। अब मुझे भी दे देना बहू। सभी दम आलू मंगवा रहे हैं, क्या बात है? खाना अच्छा नहीं बनाया क्या? वो बात नहीं है श्वेता, वो क्या है ना, रिया ने इतना अच्छा खाना बना बना कर हम सभी के टेस्ट का स्टैंडर्ड बहुत हाई कर रखा है कि उसे बीट कर पाना इस राजमा चावल के लिए ज़रा मुश्किल हो रहा है। इसे ज़रा नहीं कहते भैया, बहुत अंतर है भाभी के खाने में और श्वेता के बने खाने में। और यहाँ श्वेता का सारा प्लान फेल हो जाता है। कहाँ काम से बचना पड़े इसलिए उसने खाना कम बनाया था, पर यहाँ तो उसका बनाया हुआ सारा का सारा खाना वैसा का वैसा ही बच जाता है। बहू खाना झूठा नहीं हुआ है, तू इसे रसोई में ले जा और मन छोटा मत करना। अपनी जेठानी से सीख लेना धीरे धीरे खाना बनाना है। और इसी तरह अपने बनाए खराब खाने के लिए ताना सुनते सुनते श्वेता के अपने ससुराल में 15 दिन बीत जाते हैं। और एक सुबह सुमन की सहेलियां उससे मिलने आती हैं। अब तू ये नहीं कह सकती वृंदा कि तुम मुझसे मिलने आई हो। ये क्या है कि तू ये देखने आई है कि मैं तेरी बेटी को ना करने के बाद मैं अपने प्रेम के लिए कैसी लड़की लेकर आई हूँ, है ना? झूठ तो नहीं बोलूँगी सुमन, मैं तो यहाँ तेरी बड़ी बहू के हाथ का खाना खाने आई हूँ। अरे तू इतनी बड़ी होने के बाद भी मेरी बहू के हाथ का खाना खाने आई है। वो कहते ना सुमन, पेट के आगे सब कुछ माफ़ करना पड़ता है। नमस्ते आंटी जी, जैसे आपने जेठानी जी के हाथ का खाना खाया और उससे पसंद किया, तो वैसा ही मौका मुझे भी देकर देखिए।
हो सकता है अगली बार आप मेरे हाथ का बना खाना खाने आए। और इन 15 दिन में खाने को लेकर ताने सुनने के बाद अब श्वेता खाने का ट्रायल अपनी सास की सहेली पर करती है और खाना बनाकर बाहर उनके सामने परोसती है, जिसे खाती वृंदा कहती है, तुझे अगर मुझे जाने को कहना था तो मुंह पर कह देती सुमन। इस तरह ऐसा खाना बनवाकर परोसने की क्या ज़रूरत थी। जा रही हूँ मैं। मेरी बेटे को मना किया था ना तूने, क्योंकि इसी बहू के हाथ का खाना तेरे नसीब में था। अपने खाने की इतनी बेइज्जती सुनने के बाद श्वेता अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ जाती है। हद होती है किसी चीज़ की। जिस दिन से आई हूँ सब बस मेरे बनाए खाने की बेइज्जती करते जा रहे हैं और खाना बनाने के बदले घर की बाकी सारी ड्यूटी मुझ पर थोप दी गई है। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े कम होते क्या? उससे अच्छा मैं एक बार में खाना ही बना लेती। तभी श्वेता को हॉल से अपने ससुर की आवाज़ सुनाई देती है। अब तो हमारे स्नेहा के पराये होने का वक्त आ गया सुमन जी। आज मेरे पुराने दोस्त विमल से मुलाकात हुई, बात तो लगभग पूरी हो गई है। बस अब वो स्नेहा को देखने आएंगे। बड़ी बहू देख, अब तुझे ही सब कुछ संभालना है। हाँ भाभी, हमारी इकलौती बहन की शादी की बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसे भी हमारी रसोई आप ही संभालती है, पर कल ज़रा और ध्यान रखिएगा। हाँ, आप सब निश्चिंत हो जाइए, सब हो जाएगा। और फिर पूरा परिवार लड़के वालों के आने की तैयारियों में लग जाता है और विमल जी का परिवार विनोद के घर पहुंच जाता है। आइए आइए अंकल जी, हम सब आप ही का इंतज़ार कर रहे थे। मुझे तो आना ही था बहू, अपने दोस्त से किया वादा जो निभाना था। वैसे घर तो काफ़ी साफ है तेरा विनोद। किसे रखा है तूने साफ सफाई के लिए? हमारे घर भी काम वाले की ज़रूरत है, भिजवा देना। ये सब कुछ दीदी ने किया है अंकल जी। वो क्या ना, सैटरडे संडे घर की सफाई वही करती है, बाकी दिन तो काम वाली है। पर काम वाली कहाँ किसी के घर को अपना समझती है। ऐसी सफाई तो सिर्फ अपने घर वाले ही कर सकते हैं। वैसे मुझे अपनी बहू से कोई काम नहीं करवाना, पर मानना पड़ेगा स्नेहा काम बहुत अच्छा करती है। घर देखने आए हम यहाँ कि लड़की को देखने? पापा स्नेहा को बुलाइए ना। विमल लड़की वालों को स्नेहा को बाहर बुलाने के लिए कहता है। रसोई से नाश्ते की ट्रे लेकर स्नेहा बाहर सभी के सामने आती है। ये नाश्ता भी स्नेहा दीदी ने बनाया है। सुबह से उठकर आप लोगों के आने की तैयारी में लग गई थी दीदी। लड़की खाना कैसे बनाती है इससे क्या मतलब है भाभी? मुझे तो लड़की के मन को देखना है। मैं स्नेहा से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। ये तो हद हो गई। इस लड़की को तो किसी बात से मतलब ही नहीं है। ऐसे में मैं भाभी का नाम कैसे खराब करूँगी? कमरे में जाकर विवेक स्नेहा से बातें करता है और दोनों मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर आते हैं। अब हमें लंच कर लेना चाहिए। नहीं विवेक, और वैसे भी लंच में तुम्हारे फेवरेट राजमा चावल हैं। व्हाट? ओह माय गॉड, राजमा चावल? अगर किसी को मुझसे दोस्ती करनी हो तो मुझे बस राजमा चावल खिला दे, और अगर दुश्मनी करनी हो तो बेस्वाद राजमा चावल। ये सुनते ही श्वेता अपना दिमाग चलाना शुरू कर देती है। सुबह से तो आप ही काम कर रही हैं भाभी, आप बैठिए, मैं जाकर खाना लगाती हूँ। और फौरन रसोई में जाकर श्वेता राजमा में चीनी डाल देती है। अब ये मीठे राजमा खाकर विवेक इस रिश्ते के लिए मना कर देगा, और जिस रिया के खाने की तारीफ कर करके इन सब ने मेरे कान पकाए थे, आज वही खाना इस घर की बेटी की शादी टूटने का कारण बनेगा। श्वेता कुछ देर बाद बाहर टेबल पर खाना लगाती है। माना आप लोगों को अपनी बहू से खाना नहीं बनवाना, पर फिर भी मैं बता दूं, ये राजमा चावल भी हमारी दीदी ने बनाए हैं। भले मैं अपनी बीवी से कोई काम ना करवाऊं, पर हफ्ते में एक दिन राजमा चावल ज़रूर बनवाऊंगा भाभी। और जैसे ही विमल राजमा चावल का पहला निवाला अपने गले के नीचे उतारता है। ये ऐसा राजमा चावल किसने बनाया? सच बताइए, सच बताइए बहन जी। रिया तो कभी खाना खराब नहीं बनाती। क्या कहूँ, दोनों तरफ से फंस जाऊंगी। अब हमारी स्नेहा ने ही बनाया है भाई साहब, कोई गलती हो गई है क्या? दिल करता है जिसने ये राजमा चावल बनाया है उसके हाथ चूम लूं। ये रिश्ता तो मेरी तरफ से पक्का 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 है आंटी जी, मेरा मतलब है मम्मी जी। चखा आपने राजमा चावल? मेरा मतलब अच्छे लगे आपको राजमा? कुछ स्पेशल नहीं लगा? मेरा खुद का रेस्टोरेंट है बेटा, पर अपने रेस्टोरेंट में भी ऐसे राजमा चावल खाने का अवसर मुझे नहीं मिल पाया। एक कसर मेरे जीवन में अच्छे राजमा चावल को खाने की बाकी थी, हमारी होने वाली बहू ने यह भी पूरी कर दी। और शादी का नेक करने के बाद लड़के वाले अपने घर लौट जाते हैं। आज तुम नहीं रहती ना प्रिया, तो ये रिश्ता नहीं हो पाता।
देखा नहीं कैसे तुम्हारे बने राजमा चावल को खाकर लड़के वालों ने फट से हाँ कर दी। खाने में तो खाना, हमारी बहू का खाना। और श्वेता सर पीट लेती है। मोहन की बीवी शांति बड़ी ही तेज तर्रार और चालाक थी। वो किसी भी सूरत में अपने सास ससुर को देखना नहीं चाहती थी। बेटा, इस साल तो दिवाली हम सब साथ मनाएंगे ना। पिछले 2 साल से तुझे नहीं देखा, बहुत मन कर रहा है बेटा तुझे देखने का। अब हाँ माँ, क्यों नहीं, मैं शांति से बात करके बता देता हूँ। बेटा बीवी से बात करता है। शांति, मैं आज दिवाली के लिए घर जाने की टिकट करवा लेता हूँ। वो क्या है ना, माँ कह रही थी कि इस बार दिवाली में हम लोगों को घर जाना है। 2 साल हो गया है ना। हाँ, क्या हुआ 2 साल हो गए तो? हाँ, अरे शादी के भी 2 साल ही हुए हैं। और माना ये किराए का मकान है, लेकिन पैसा तो इसी घर में रहकर कमा रहे हो ना। तो पूजा नहीं करोगे यहाँ? वहां चले जाओगे जहाँ से ना कुछ लेना है ना देना, ऊपर से आने जाने का खर्चा अलग से। हाँ, बोल तो सही रही हो, खर्चा तो बहुत ही है। खैर छोड़ो, मैं मना कर देता हूँ। थोड़े दिन बाद पिता का फोन बेटे के पास आता है। बेटा, इस बार स्कूल से जो पैसा मिला था, सैलरी, वो माँ की दवाई में खर्चा हो गया। माँ की आँख का ऑपरेशन हुआ है तो कुछ पैसे और भेज देता। ठीक है पापा, मैं कल भेजता हूँ। शांति, पापा को पैसे भेजने हैं, किस वाले बैंक से भेजूं? वो क्या है ना, माँ के ऑपरेशन में पापा की सारी सैलरी लग गई है तो थोड़े पैसे मांग रहा है। वाह जी वाह, तुम भी ना सही हो, पैसे मांगे और तुम डाल भी रहे हो। अरे बोलो कि पैसे नहीं है। वैसे रहने दो, तुमसे तो कुछ होगा ही नहीं, कल मैं ही बात कर लेती हूँ। अगले दिन बहू ससुर को फोन करती है। कैसे हैं पिताजी? वैसे होंगे अच्छी। अच्छा, ये बता रहे थे कि आपने कुछ पैसे मांगे हैं। हाँ बहू, वो इस महीने ना जरूरत थी। अब मेरे और मोहन के बीच बात हो गई है। अच्छा, तूने कैसे फोन किया? सास का इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, तब तो कोई खोज खबर ली नहीं तूने। बस पिताजी, आपकी यही कमी है कि आप बात कम और ताने ज्यादा देते हैं। और ये क्या, आपके बेटे और आपके बीच की बात है? अरे आप तो जानते हैं कि शहर में खर्चा कितनी मुश्किल से निकलता है। कहाँ से लाएंगे ये आपके लिए पैसा? और पता था कि इस महीने ऑपरेशन है तो थोड़ा थोड़ा पहले से नहीं बचाना चाहिए था क्या? देख बहू, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तुझे अपने घर की बहू बनाया। बस पिताजी, बस कम बोलिए तो आपके लिए अच्छा होगा। ससुर फोन रख देते हैं। लेकिन शाम को, देखा, तुम्हारे पापा को मैंने फोन किया था बातचीत और हालचाल के लिए, तो मुझे कह रहे थे कि उनकी सबसे बड़ी गलती है कि उन्होंने मुझे घर की बहू बनाया। अरे कितनी खरी खोटी सुनाई। वो तो मेरे माँ बाप ने मुझे बड़ों की इज्जत करना सिखाया है, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, वरना ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है मुझे। अरे पता नहीं पापा को क्या हो गया है, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है सठियाते जा रहे हैं। खैर, कुछ महीने साल बीतते हैं और एक दिन कितना बुरा लगता है पता है, जब लोग कहते हैं अरे ये लोग किराएदार हैं। मोहन, क्यों नहीं हम लोग अपना घर ले लें? अब तुमसे क्या छुपा है शांति, सब तो तुम्हारे सामने ही है। तुम्हारे पिताजी तो रिटायर हो रहे हैं ना, पैसे मिलेंगे उन्हें पीएफ के और रिटायरमेंट के, और गांव वाला घर भी है। अरे उसे बेच देते हैं ना। और माँ पापा वो कहाँ जाएंगे? अरे कहाँ जाएंगे, क्या यहीं आएंगे, सब साथ रहते हैं। अब कब तक अकेले रहेंगे? बुढ़ापा हमारे साथ में ही काटे ना। बात तो सही है, मैं पापा से बात करता हूँ। मोहन पिता को फोन करता है। किसी भी हालत में मैं ये मकान नहीं बेचूंगा और ना ही एक भी पैसा दूंगा, और तुम्हारे पास आकर रहने का तो सवाल ही नहीं। तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं है। मोहन शांति को सारी बात बताता है। और क्या कह रहे थे वो? वही कि मकान तो उनके मरने के बाद ही बिकेगा और वो तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। और वो तो अभी मरने से रहे। खैर चलो, मैं ही बात करती हूँ। मैं तो कहती हूँ मुन्ने का जन्मदिन है, अगले महीने वहीं चलते हैं, वहीं मनाते हैं बच्चे का बर्थडे दादा दादी के पास। मोहन, शांति और उनका बेटा मुन्ना तीनों गांव जाते हैं। सासू माँ, ससुर जी,
आपके पोते का जन्मदिन है, आशीर्वाद दीजिए। देखिए, हम लोगों ने जो भूल की है, इसकी सजा इस मासूम को ना दे। हाँ दादा दादी, मैं आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ। चलिए ना मेरे साथ वहाँ। सबके दादा दादी साथ में रहते हैं और पार्क में भी आते हैं। आप भी चलिए ना प्लीज। सास ससुर का मन पसीज जाता है और वो लोग बच्चों के साथ शहर चले जाते हैं। शहर जाकर, हम थोड़े दिनों में वापस चले जाएंगे। अरे कैसी बात कर रहे हैं पिताजी? इसका मतलब आपने अभी तक मुझे माफ नहीं किया। हाँ देखिए ना, यहाँ कितना अच्छा लगता है। बहू गर्मा गर्म खाना देती है, मुन्ना सारा दिन मेरे साथ खेलता है और शाम को सोसाइटी में वॉक। थोड़े दिन रुक जाते हैं ना। शाम को बेटा कहता है, चलो जल्दी सब तैयार हो जाओ, हम लोग मंदिर चलते हैं। सभी तैयार होकर जैसे ही कार के पास आते हैं, पिताजी आपकी आगे की सीट है, आप आगे बैठिए। रुकिए, मैं दरवाजा खोल देती हूँ। पिताजी को अब शांति पर विश्वास होने लगता है। एक रोज, अब घर घर लगता है। माँ पापा, लग ही नहीं रहा कि मैं कभी बाहर गया भी था। माँ पिता घर की रौनक है। हाँ, लेकिन घर अपना होता तो। कोई बात नहीं बेटा, तुम लोगों ने हमें खुश कर दिया। मैंने फैसला कर दिया है कि मैं सारा पैसा और गांव का घर बेचकर यहाँ घर ले लूंगा। बस शांति को तो मन मांगी मुराद मिल गई। ससुर से सारा पैसा लेकर वो लोग घर बना लेते हैं। और फिर एक दिन, बहू आज खाना नहीं बना क्या? भूख लग रही है। शांति कुछ नहीं कहती। अरे शांति, सुन रही हो? भूख लगी है। शांति सास पर जोर से चिल्ला देती है, भूख लगी है तो खा लो बनाकर। अब क्या नौकरानी पाली है जो किसी भी वक्त बनाकर खिलाए? अपनी भी जिंदगी होती है। सास को शांति की बात पर झटका लगता है। अब शांति और मोहन कहीं घूमने भी जाते तो माँ बाप को लेकर नहीं जाते। बेटा काफी दिन हो गए घर पर रह रह कर ऊब हो रही है। अरे तो क्या कर सकते हैं, बाहर कितनी गर्मी है, घर पर ही रहने में भलाई है पिताजी। एक दिन शांति ससुर जी के कमरे का एसी बंद कर देती है। फ्री की बिजली नहीं है जो सारा दिन एसी चलता रहे। अरे लेकिन बहू, गर्मी कितनी है, तुम्हारे कमरे का एसी भी तो चल रहा है। वाह जी वाह, बस इसी में रह जाना। मेरे कमरे में छोटा बच्चा है। अरे तो उसे हमारे कमरे में भेज दो ना। नहीं, मैं आप लोगों के पास नहीं आऊँगा, मैं मम्मी के पास रहूँगा। आप लोग गंदे हैं। अब ससुर को याद आता है कि कैसे कैसे करके बेटे और बहू ने उन लोगों से पैसे लेने के लिए अच्छा व्यवहार करने का नाटक किया था। लेकिन कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब बहू चिड़िया चुग गई खेत। अब एहसास होता है कि हर किसी को अपने बुढ़ापे का सोच कर रखना चाहिए। अरे आकाश, कोई नया मकान समझ में आया क्या? अब इस मकान में तो दिक्कत हो रही है हम सबको। हाँ पापा, निर्मल एजेंट को बोले तो हैं, वो कह रहा था कि कुछ दिखाएगा हमारे बजट में। हाँ, आजकल तो मकान और ज़मीन के दाम भी बढ़ गए और अब तो ये मकान भी पुराना सा हो गया है। सच्ची कह रहे हैं आप। अब तो आकाश की भी शादी हो गई है और जल्द ही रिया के लिए भी रिश्ता देखेंगे। एक अच्छा सा मकान तो होना ही चाहिए। हाँ, पर अच्छा सा मकान मिलना भी तो चाहिए ना कावेरी। तुम नहीं जानती, आजकल अच्छी ज़मीन पर मकान मिलना कितना मुश्किल हो गया है। पापा सही कह रहे हैं माँ जी। आजकल मकान और ज़मीनों के दाम तो जैसे आसमान छू रहे हैं। आम आदमी के लिए तो ये सब लेना जैसे एक सपना सा ही हो गया है। हाँ, निर्मल ढूंढ तो रहा है जहाँ ज़मीन भी अच्छी हो या मकान भी, जिससे हमारे दोनों काम हो जाए। हाँ चलो देखते हैं कब और कहाँ हमें किस्मत ले जाती है। श्याम कुमार का परिवार एक अच्छा सा मकान देख रहा था जो एक अच्छी ज़मीन पर भी हो और किफ़ायती भी। निर्मल एजेंट ने उन्हें काफ़ी सारी ज़मीनें दिखाई पर उन्हें कुछ खास समझ में नहीं आई। कहीं ज़मीन अच्छी थी तो उसका दाम ज़्यादा था तो कहीं कुछ। लेकिन आज निर्मल ने एक खुशखबरी देने के लिए आकाश को फ़ोन किया था। हाँ हाँ बोलिए ना निर्मल जी, कुछ समझ में आया क्या आपको हमारे लायक? अरे आपको एक अच्छी खबर देने के लिए फ़ोन किया है मैंने आकाश जी। आपके लायक एक बहुत अच्छी ज़मीन समझ में आई है मुझे।
अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ पर है वो ज़मीन? हम भी पहले देखेंगे, फिर ही आगे फैसला लेंगे। अरे हाँ हाँ, मैं आपको एड्रेस भेजता हूँ, आप आ जाइएगा। ज़मीन पर मकान भी बना ही हुआ है, वो भी देख लीजिएगा आप सब। ठीक है, एड्रेस भेज दीजिए, मैं अपने परिवार के साथ शाम को ही वहाँ पहुँच जाऊँगा। निर्मल उन्हें एड्रेस भेजता है और आकाश अपने पूरे परिवार के साथ वो ज़मीन देखने पहुंचता है। अरे आकाश, इस ज़मीन की लोकेशन तो काफ़ी अच्छी है। आसपास मार्केट, स्कूल, स्टेशन सब कुछ है, इसलिए बाज़ार में कीमत तो अच्छी ही होगी। हाँ पापा, आप सही कह रहे हैं। ज़मीन काफ़ी अच्छी है और इस पर मकान भी बना हुआ है। बस हमें थोड़ा सा रंग करवाना होगा, फिर एकदम नया जैसा हो जाएगा। अरे इस ज़मीन की वैल्यू भविष्य में और बढ़ने वाली है। बस इस मकान को थोड़ा सा रंग रोगान करवा दीजिए, थोड़ा सा खर्च कर दीजिए और ज़मीन तो ज़मीन, ये मकान भी आपका हो जाएगा। वो तो है, आजकल ऐसी ज़मीनें मिलती कहाँ हैं जहाँ आसपास ही सब कुछ हो, और आसपास का एरिया भी इतना विकसित हो रहा है। यहाँ की कीमत तो भविष्य में बढ़ने ही वाली है आकाश। सच में, इसके आसपास सब कुछ है, मार्केट, मॉल, स्कूल, गार्डन भी। ऐसी ज़मीन तो फिर कहीं नहीं मिलेगी हमें। माँ जी सही कह रही हैं, हम औरतों को भी सब कुछ आसपास ही मिल जाएगा। हाँ भैया, मेरा कॉलेज भी यहाँ से पास में ही पड़ेगा। अरे इस ज़मीन के पीछे तो कई लोग पड़े हैं। अगर आप नहीं खरीदेंगे जल्दी तो कोई और खरीद लेगा। अब आप जैसा कहे, बताइए क्या करना है। नहीं 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 आकाश बेटा, इस ज़मीन को हाथ से नहीं जाने देना है। मैं तो कहता हूँ जितनी जल्दी हो सके इसे ले लेते हैं। हाँ पापा, ये ज़मीन तो हमें काफ़ी सस्ते में पड़ रही है, हमें इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। श्याम कुमार और उसके परिवार को ज़मीन काफ़ी पसंद आई थी, क्योंकि इसके आसपास ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। इसलिए उन्होंने बिना समय गंवाए ज़मीन को ले लिया और घर का रंग रोगन भी करवाना शुरू कर दिया। पापा, मैंने ज़मीन पर जो घर है उसका रंग रोगन करवाना शुरू कर दिया है। बस कुछ ही दिनों में हम वहाँ रहने जा सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तो सोच रहे थे पता नहीं कैसे मिलेगी ज़मीन, मकान कितनी महंगी होगी। यहाँ तो हमारा सारा काम आसानी से हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल, और वो मकान भी छोटा कहाँ है, काफ़ी बड़ा है। अच्छे से रंग हो जाएगा तो नए जैसा ही लगेगा। हमारे सारे रिश्तेदार तो ऐसे ही जल जाएंगे हमें देखकर कि हमें इतनी सस्ती ज़मीन मिल कैसे गई। हाँ भाई, अब हर किसी की किस्मत है अपनी अपनी। हमारे नसीब में इतनी अच्छी ज़मीन लिखी होगी तो मिल गई, नहीं तो लोगों को ना तो ज़मीन अच्छी मिलती है ना ही घर। हमें तो दोनों कौड़ियों के भाव में मिल गए। श्याम कुमार और पूरा परिवार अपनी नई ज़मीन और मकान को लेकर बहुत ज़्यादा खुश था, और उनके मकान के रंग का काम भी अब पूरा ही हो चुका था और अब वो रहने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अरे हाँ हाँ माथुर जी, हम आ गए हैं हमारे नए घर में। अरे क्या आलीशान घर है सच में। अब आपको क्या ही बताऊं। आप ज़मीन तो देखिए, इस घर की क्या लोकेशन है, क्या आसपास के नज़ारे हैं। मज़ा ही आ गया सच में। और वो भी हमें तो इतनी सस्ती मिली है कि हमारा तो जैसे कुछ खर्चा ही नहीं हुआ समझिए। घर बिल्कुल शानदार है। अच्छा, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। अरे क्या हुआ? अरे ये देखिए ना, इन सारी अलमारियों में तो दीमक लगे हुए हैं, सारा लकड़ा खा रहे हैं, ये तो सब कुछ खराब हो चुका है। हाँ, ये दीमक तो घर के हर कमरे की अलमारियों में है और रसोई घर में भी है। हाँ, सब कुछ फिर से बदलना पड़ेगा, इनको फिर से बनवाना पड़ेगा, नहीं तो ये तो पूरा घर ही खा जाएंगे पापा। हाँ, वो तो अब करना ही पड़ेगा। ठीक है, वो हमारे पुराने मिस्त्री हैं, उनसे मैं कह देता हूँ कि वो घर का सारा फर्नीचर बदल दे और नया बना दे। तब तक तो रसोई में भी नहीं जा सकते पापा जी। ठीक है, जब तक ये सारा काम नहीं हो जाता खाना बाहर से मंगवा लेते हैं। इस पूरे घर का नया फर्नीचर बनवाने में कम से कम 1 लाख तक तो जाएगा पापा। अरे कोई बात नहीं बेटा, एक बार फर्नीचर बन गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आराम से रहेंगे। मैं मिस्त्री को बोल देता हूँ। श्याम कुमार ने मिस्त्री को बुलवाकर घर का सारा फर्नीचर बदलने को कह दिया। जब ये काम चल रहा था तब तक खाना भी बाहर से आ रहा था, लेकिन काम कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था। अरे भैया, इस रूम की तो कुर्सियाँ भी बदलनी पड़ेगी और बिस्तर भी, इसे भी पूरा दिमाग खा गया है। ठीक है, अब ख़राब हो ही गया है तो बदल दो, और क्या कर सकते हैं। ठीक है। रसोई की खिड़कियाँ भी नई करवानी पड़ेगी, उनमें भी दिमाग लग गया है। हाँ, अब करवा ही लेते हैं पापा, दीमक के साथ तो घर में नहीं रह सकते। जितना काम है उस हिसाब से तो 3 लाख तक का खर्चा हो ही जाएगा। हाँ पापा, सही कहा आपने, लेकिन चलो एक बार बन गया तो फिर तो कोई खर्चा नहीं है। हाँ सही बात है।
मिस्त्री का काम खत्म होने को आ चुका था और आकाश ने उसे 3 लाख रुपए दिए और रवाना किया। दिव्या, बाहर का खाना खा खा कर मन उब चुका है, इसलिए आज तो बढ़िया सा खाना बनाना। हाँ, मेरा तो पेट ही खराब हो गया है सच में। अरे पेट तो ठीक है, ये देखिए 15 दिन का खाने का बिल कितना आया है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही ज़्यादा है। आज से बाहर का खाना बिल्कुल बंद। अरे आज भी बाहर का खाना ही मंगवाना पड़ेगा। नहीं नहीं भाभी प्लीज़ आज नहीं, ये रोज़ रोज़ पनीर की सब्ज़ी खा खा कर पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ बहू, आज से तो कुछ हल्का फुल्का सा ही घर का खाना, दाल चावल ही बना दे। हाँ भाई, कई दिनों से दाल चावल नहीं खाए, आज फिर से बाहर के खाने की बात मत करना बहू। अरे आप सब मेरे साथ आइए, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। दिव्या सबको अपने साथ रसोई में ले जाती है और दिखाती है कि वहाँ की तो गैस लाइन ही टूटी हुई थी। अरे इस बात पर तो हमारा ध्यान ही नहीं गया, मैं अभी से ठीक करवाता हूँ। लगता है आज भी बाहर से ही खाना ऑर्डर करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, एक बार ये सब बन गया तो फिर तो आराम ही आराम है, फिर तो सालों तक कुछ बनवाना नहीं पड़ेगा इस घर में। हाँ सही कहा, ये छोटे मोटे खर्चे तो होते ही रहते हैं। ठीक है चलो, जब तक ये रसोई का काम बन जाता है और खाना आता है तब तक मैं नहा लेती हूँ। हाँ बेटा, तू जा अपने कमरे में, वहीं नहा ले। रिया अपने कमरे में नहाने जाती है, लेकिन वो देखती है कि उसके कमरे में तो पानी नहीं आ रहा। माँ, मेरे कमरे के बाथरूम में पानी नहीं आ रहा। अरे पानी तो इस बाथरूम में भी नहीं आ रहा है। पता नहीं पानी क्यों नहीं आ रहा, मैं देखता हूँ, शायद कुछ पता चल जाएगा। बाहर पानी की मोटर तो देखना सही है कि नहीं, पानी ऊपर चढ़ेगा तभी तो बाथरूम में आएगा ना। हाँ मैं देख लेता हूँ। आकाश के देखने पर उसे पता चलता है कि पानी की मोटर तो पूरी जल चुकी थी और जंग लग चुका था। अरे पापा, पानी की मोटर तो पूरी जल चुकी है और जंग भी लग गया है इस पर तो। अरे इस घर में तो कोई चीज़ सही है भी या नहीं, पहले दिमाग फिर गैस लाइन और अब ये पानी की मोटर। हे भगवान, खर्चे पर खर्चे हो रहे हैं। अब पानी के बिना तो काम भी नहीं चल सकता हमारा, हर चीज़ में पानी की ज़रूरत पड़ेगी। एक काम कर आकाश, प्लम्बर को बुलवा ले और पानी की नई मोटर लगवा दे, क्योंकि ये तो काम करने से रही। तब तक क्या करें? तब तक सामने सरकारी बाथरूम है, वहाँ ही जाना पड़ेगा और क्या। पानी की मोटर कम से कम 10,000 की आती है और उसे लगवाने का खर्चा अलग से। पर पापा, नई मोटर लग जाएगी उसके बाद तो कोई खर्चा नहीं होगा, फिर तो आराम से रहेंगे। हाँ ठीक कह रहा है तू, जा बेटा नई मोटर ले आ और लगवा दे। आकाश ने नई गैस लाइन और नई मोटर लगवा ली, जिसमें उसका काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो गया था। और अब जाकर जब सबने चैन की सांस ली थी। चलो, इतने दिनों बाद घर का खाना खाया है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि सालों के बाद कुछ अच्छा खा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, अब तो घर भी पूरा बन चुका है, अब तो आराम से रहेंगे इस नए घर में। क्यों पापा? हाँ, अब तो कोई खर्चा नहीं होगा। और इतना कहते ही छत से पपड़िया श्याम कुमार के प्लेट में गिर जाती है। अरे ये पपड़िया कहाँ से उतर रही है अब? अरे हमने तो नया रंग लगवाया था, फिर ये पपड़ियाँ कैसे निकल रही है? अरे मेरा तो पूरा सर सफ़ेद सफ़ेद हो गया। तो एक काम कर आकाश, जिससे पेंट करवाया था ना उसे ही बुला कर ला। ठीक है पापा। श्याम कुमार के कहने पर आकाश ने उन कारीगरों को बुलवाया जिनसे उन्होंने रंग लगवाया था इस घर में। अरे इसमें हमारी कोई गलती नहीं है साहब, आपके घर की दीवारें ही सीलन वाली है, तभी तो रंग उतर रहा है और पपड़ियाँ निकल रही है। आपको इसे फिर से बुट्टी लगवानी पड़ेगी, तब जाकर कुछ काम बनेगा। क्या? फिर से? हे भगवान, क्या है ये सब? ये घर है या खर्च का दुकान? जब से आए हैं यहाँ कुछ ना कुछ खर्चा हो रहा है। अरे साहब, एक बार बुट्टी करवा लीजिए, फिर तो घर पूरा चकाचक हो जाएगा, फिर कोई खर्चा नहीं होगा। घर भी सीलन से बच जाएगा और आप भी। आकाश, अब क्या करे तू ही बता। अब क्या कर सकते हैं पापा, करवाना तो पड़ेगा ही, और कोई चारा ही नहीं है इसके अलावा। चलो तुम सब कल से आ जाना और काम शुरू कर देना, ठीक है? एडवांस कुछ मिल जाता तो। हाँ भाई हाँ, ये लो तुम्हारा एडवांस, मैं तो पैसे बांट नहीं बैठा हूँ ना यहाँ। आकाश ने घर का काम शुरू करवा दिया। अब ये काम को करते हुए भी कारीगरों को 15 दिन का वक्त लग गया और जब 15 दिन का हिसाब निकला तो आकाश के मुंह से तो चीख ही निकल गई थी। इतना बिल? अरे साहब, आपके घर की दीवारें काफ़ी कमज़ोर थी और बहुत सारी पपड़ियाँ भी निकल रही थी,
इसीलिए हम लोगों को 2-2 बार पुट्टी करनी पड़ी, तभी तो इतना सारा बिल आया है। अब तो सब कुछ हो गया ना, देख लो कुछ बाकी हो तो। नहीं नहीं साहब, मैंने तो सब कुछ अच्छे से ही किया है। अगर कोई काम हो तो फिर से बुला लीजिएगा। आपके साथ तो अब घर जैसा रिश्ता हो गया है हमारा। अरे बार बार बुलाऊंगा तो रिश्ता तो हो ही जाएगा ना भैया। आप अगली बार बुलाएंगे ना तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी दे देंगे, पक्का। अरे नहीं नहीं मेरे भाई, ऐसा मत कहो। ऐसी नौबत फिर से नहीं आए कि मुझे दोबारा आपको बुलाना पड़े। अच्छा ठीक है साहब, अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे जल्दी ही। अरे जब से इस घर में आए हैं तब से बस काम ही चल रहा है घर का। मैं तो थक गई हूँ काम कर करके। अरे कभी रसोई का काम तो कभी सीलन तो कभी पानी की मोटर। अब तो सब काम हो गया है, अब तो कुछ बाकी नहीं है। सब कुछ नया सा बनवा दिया है, रसोई भी, मोटर भी, रंग भी, बुट्टी भी। अब तो कुछ नहीं है ऐसा जो खराब हो सके। हाँ, अब तो ऐसा कुछ नहीं होगा जो खराब हो या किसी को बुलाना पड़े। आकाश और श्याम इतना बोल ही रहे थे कि अचानक घर की बिजली चली जाती है। हे भगवान, अब ये क्या है? कुछ नहीं भाभी, अब इस घर का फ्यूज़ उड़ गया होगा। अब फिर से इसे ठीक करवाने के लिए किसी को बुलवाना पड़ेगा। हे भगवान, कहाँ फंस गए हम। श्याम कुमार के घर की बिजली वापस आ गई और फ्यूज़ को भी बदलना पड़ा और बिजली के तारों को भी नया डलवाना पड़ा। इन सब के बाद जब सबने चैन की हवा खाई ही थी कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अरे माथुर, आओ आओ, भाभी जी भी है साथ में, आइए आइए। अरे सोचा तुम तो इस आलीशान घर में आकर हमें भूल ही गए हो, तो हम ही तुमसे मिल ले। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब इस नए घर ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। क्या? अब मेरा मतलब है इस घर को छोड़ने का मन ही नहीं करता, क्या बताएं। आप सबको तो बड़ा ही मज़ा आता होगा ना यहाँ। इतनी अच्छी ज़मीन, मकान इतने कम दाम में मिल गया। इतना मज़ा आता है कि रोना ही आ जाता है आंटी जी। क्या मतलब बेटा? मतलब कि खुशी के आंसू आ जाते हैं आंख में। हाँ जानकी। अच्छा अच्छा। आप बताइए अंकल, आप कैसे आज अचानक यहाँ? अरे मुझे ना तुम लोगों से कुछ पूछना था। हाँ हाँ पूछिए ना अंकल। यहीं पास में मुझे भी एक अच्छी ज़मीन बड़े सस्ते दाम में मिल रही है, मकान भी बनाई हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कि वही ले लेता हूँ। नहीं 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 नहीं। तो आपको कितने में पड़ी है आपकी जमीन? हमें जरूर बताइएगा। दिलीप और सुधांशु नाम के दो भाई थे। दिलीप की शादी कावेरी के साथ हुई और सुधांशु की शादी माया के साथ। शादी के बाद दोनों भाई अपनी अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहा करते थे। दोनों भाइयों के परिवार एक ही घर में रहता था, साथ में खाना, साथ में घूमना। कुल मिलाकर दोनों भाइयों का परिवार खुशहाल परिवार था। कुछ सालों के बाद दिलीप की पत्नी कावेरी को एक बेटा हुआ। भैया आज मैं बहुत खुश हूँ, चाचा बन गया हूँ मैं। हाँ भाई साहब, इस बच्चे के घर में आने से तो रौनक आ गई है। मैं सबको बताऊंगी कि मैं तो चाची बन गई हूँ, चाची। तुम दोनों कितने अच्छे हो, हमारे बच्चे के आने से ऐसे खुश हो रहे हो जैसे ये बच्चा तुम्हारा ही हो। बस भैया, अब आपका बेटा इस दुनिया में आ गया ना, हम भी कोशिश करेंगे कि हमारा भी बच्चा जल्दी से इस दुनिया में आ जाए। और फिर आपका और हमारा बच्चा दोनों मिलकर दिन भर घर के आंगन में खेला करेंगे। कितना मजा आएगा ना। सच कहती हो माया, मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ जब तुम्हारी भी गोद भर जाएगी और मेरे बेटे को एक छोटा भाई या बहन मिल जाएगी। 1 साल बीत जाता है। दिलीप और कावेरी का बेटा अब 1 साल का हो चुका था, लेकिन सुधांशु और माया की कोई औलाद नहीं होती। माया, लगता है कि हमारी जिंदगी में बच्चे का सुख ही नहीं है। ऐसा क्यों कहते हैं? दिलीप भाई साहब का बेटा भी तो हमारा ही बेटा है ना। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है माया, लेकिन फिर भी हमारा खुद का एक बच्चा होता तो कितना अच्छा होता। हाँ, कावेरी भाभी भी हमेशा कहती हैं उन्हें अपने बेटे के लिए एक छोटा भाई या बहन चाहिए। लेकिन देखिए ना, हमारी तो किस्मत ही कितनी खराब है। हमारे तो सारे ट्रीटमेंट भी फेल हो चुके हैं। डॉक्टर ने भी साफ साफ कह दिया है कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती।
वही तो सुधांशु, बहुत बुरी किस्मत है हमारी। लेकिन माया, हम अपनी किस्मत को इतना क्यों कोस रहे हैं? हम दिलीप भाई साहब के बेटे को अपने बेटे की तरह ही प्यार कर सकते हैं ना? हाँ जी, बिल्कुल सच कहा। मैं भी वैसा कर सकती हूँ। चाची हूँ, उसे छोटी माँ का प्यार नहीं दूंगी क्या? कुछ दिनों के बाद दिलीप का एक दोस्त दिलीप से मिलने के लिए आता है। अरे क्या बात है दिलीप, बधाई हो बधाई। और घर तो काफी बड़ा है तुम्हारा। वैसे तुमने अपने बेटे के बारे में क्या सोचा है? भैया और क्या सोचेंगे, बस उसे पढ़ा लिखा कर अफसर बनाएंगे, उसकी पढ़ाई पर खर्च करेंगे। अरे भाभी, आपकी तो इतनी सारी प्रॉपर्टी है, आपको किस बात की चिंता? ले देकर एक बेटा ही तो है। अरे नहीं दोस्त, तुम गलत समझ रहे हो। इस घर में मैं और मेरा छोटा भाई दोनों रहते हैं। इस घर का आधा हिस्सा मेरे छोटे भाई का है। अच्छा, कितने बच्चे हैं तुम्हारे छोटे भाई के? भैया, उनके साथ ना कुछ प्रॉब्लम है। मेरी देवरानी कभी माँ नहीं बन सकती। अरे फिर किस बात की चिंता? अरे मैं तो कहता हूँ अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचिए ही मत, बस ये घर उसके नाम करवा दीजिए। देखिए, आपके भाई का भी कोई बच्चा नहीं है तो सब कुछ आपके बेटे को ही मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा करना क्या सही होगा? अगर उनका बच्चा नहीं है तो क्या हुआ? ये घर आधा उनका है, उनकी जो मर्जी है वो करें। अरे कैसे बात करते हो? उनकी कोई औलाद नहीं है, वो क्या करेंगे प्रॉपर्टी अपने नाम रखकर? हाँ, वैसे भाई साहब आपकी बात तो बिल्कुल सही है। अब जो कुछ भी है वो हमारे बेटे का ही तो है। आखिर वही तो इस घर के वंश को आगे बढ़ाएगा। मैं कल ही देवर जी से बात करती हूँ। अगले दिन सुधांशु और माया, इधर आओ। तुम दोनों से एक बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। बताइए ना भाभी, क्या बात है? आपको कहीं जाना है तो आप अपने बेटे को मेरे पास छोड़कर जाइए, मैं ही पूरा दिन रख लूंगी उसे। अरे नहीं माया, वो तो मुझे पता है। मैं किसी और चीज के बारे में बात करना चाहती हूँ। बताइए ना भाभी, क्या बात है? देखिए देवर जी, आपका कोई बच्चा है नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप हमारे बेटे को अपने बेटे की तरह ही प्यार करते हैं। भाभी, बेटी की तरह नहीं, वो हमारा ही बेटा है। मेरे लिए तो वो मेरा ही बच्चा है। वही तो फिर क्यों ना ये सारी प्रॉपर्टी हम मेरे बेटे के नाम करवा दे, क्योंकि तुम्हारा हो या मेरा, हम सबका एक ही तो है बेटा। लेकिन भाभी, अभी तो वो सिर्फ 1 साल का है। अभी से प्रॉपर्टी उसके नाम करवाने का क्या मतलब है? देखिए देवर जी, जो काम जितना जल्दी हो जाए ना उतना अच्छा। आने वाले वक्त का क्या भरोसा। भाभी, भरोसा क्यों नहीं, हम तो हमेशा आपके बेटे को माँ बाप की तरह ही प्यार करेंगे। हाँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि ये सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे के नाम हो जाए। अब मुझे नहीं लगता तुम दोनों को इसमें कोई भी परेशानी होगी, है ना? भाभी, वैसे तो आप जो कह रही हैं वो बहुत जल्दबाजी है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है। कल ही प्रॉपर्टी के पेपर बनवा लीजिए, मैं और माया उस पर साइन कर देंगे। इस तरह से अगले दिन प्रॉपर्टी के पेपर बनवाकर सारी प्रॉपर्टी दिलीप और कावेरी के बेटे के नाम पर करवा दी जाती है। कुछ दिनों के बाद सुधांशु, सुबह सुबह ये कौन लोग आ गए हैं तुम्हारे घर पर? भैया, वो ऊपर वाला कमरा खाली पड़ा था ना, सोच रहा था किराएदार रख देता हूँ। लेकिन किराएदार रखने से पहले आपने हमसे पूछा भी नहीं। भाभी, इसमें आपसे पूछने वाली क्या बात थी? हमें एक ही कमरे की जरूरत थी, इसलिए सोचा दूसरा कमरा किराए पर दे देते हैं, कुछ इनकम हो जाएगी। अरे माया, ये सारी प्रॉपर्टी अब मेरे बेटे के नाम पर है और यहाँ पर जो कुछ भी होगा उसके लिए तुम्हें मेरी या दिलीप की परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना। हाँ सुधांशु, तुम्हारी भाभी ठीक ही तो कह रही है। अब देखो, तुमने खुद अपने हाथों से ये प्रॉपर्टी हमारे बेटे के नाम की है। वह अभी बहुत छोटा है, तो इस घर से रिलेटेड सारे फैसले तुम्हें हमसे पूछ कर लेने चाहिए। भाभी, हमें तो लगा था कि आप हम लोगों से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन आप तो हमारे साथ भेदभाव करने लगी। अरे, इसमें भेदभाव करने वाली क्या बात है? और मैंने कौन सा तुमसे कुछ गलत मांग लिया? अरे ले देकर मेरा बेटा इकलौता इस पूरे वंश का वारिस है, सब कुछ उसके नाम है। तुम्हें इस बात से जलन क्यों हो रही है? भाभी, माया को जलन नहीं हो रही, वो तो बस ऐसे ही कह रही थी। सब जानती हूँ मैं, इसकी खुद की तो कोई औलाद पैदा नहीं हुई,
बस इसीलिए जब देखो तब मेरे बेटे पर बुरी नजर डालती रहती है। देखो माया, कावेरी तुमसे बड़ी है, वो जैसा कहती है वैसा करो। और वैसे भी इस घर पर अब तुम लोगों का कोई अधिकार नहीं है। वो तो हम लोगों की भलाई समझो जो तुम्हें अभी तक यहाँ रहने दिया है। भैया, आप इतने कैसे बदल गए? इस प्रॉपर्टी ने आपके दिल से हमारे लिए प्यार पूरी तरह खत्म कर दिया है क्या? इसी तरह वक्त बीतता जाता है और देखते देखते दिलीप और कावेरी का बेटा प्रणव 25 साल का हो जाता है और उसकी नौकरी लग जाती है। पापा, आज मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है। मैंने सिंगापुर में जॉब ज्वाइन कर ली है। लेकिन प्रणव, विदेश में नौकरी करने जाने से पहले तुम्हें कम से कम अपने मम्मी पापा से एक बार पूछना चाहिए था ना। इसमें पूछने वाली क्या बात है माँ? मैं सिंगापुर जाकर जॉब करना चाहता हूँ तो करना चाहता हूँ। देखो प्रणव, हमने तुम्हारे लिए इतनी सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर रखी हुई है, उन सब का क्या होगा? यहाँ रहो, बिजनेस करो। सॉरी पापा, मैं यहाँ रहकर कोई बिजनेस नहीं करने वाला। और ये जितनी भी प्रॉपर्टी आपने मेरे लिए संभाल कर रखी है ना, ऐसे ही किसी को दान में दे दीजिए, क्योंकि मैं सिंगापुर से वापस इंडिया आकर कभी नहीं रहने वाला। दिमाग खराब हो गया है तेरा। जानता नहीं, तेरी वजह से हमने तेरे चाचा चाची से लड़ाई करके पूरा घर तेरे नाम करवा दिया था। हाँ, तो ऐसा करने से पहले आपको सोचना चाहिए था ना। और मम्मा, मैं तो वैसे भी उस वक्त 1 साल का था। मेरा इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। कैसी बात कर रहा है ये लड़का? अरे तेरी वजह से अपने छोटे भाई से दुश्मनी लेकर बैठा हूं मैंने तो उसे घर से भी निकाल दिया। जानता नहीं तू, बाजू वाले घर में एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर रहते हैं तेरे चाचा चाची, और ये सब मैंने तेरे लिए किया। देखिए पापा, आपने जो कुछ भी किया अपने लिए किया। मैंने आपसे कब कहा था कि मुझे ये प्रॉपर्टी और घर चाहिए? और वैसे भी अपने भाई के साथ इस तरह का बिहेव करके आपने कोई अच्छा काम तो किया नहीं। तू सही कह रहा है बेटा। हमने तेरे चक्कर में अपने छोटे भाई जैसे देवर और बहन जैसी देवरानी को इस घर से निकाल दिया। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। ठीक है मॉम, तो अब आप अपनी गलती सुधारो, लेकिन मुझे तो फॉरेन जाना है, मैं वहीं जाऊंगा। अब आगे क्या करना है ये आपका डिसीजन है। और प्रणव सिंगापुर जॉब करने के लिए चला जाता है। कुछ दिनों के बाद जब दिलीप और कावेरी को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो सुधांशु के घर पहुंचती है। सुधांशु, माया, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ भाभी? आज इतने सालों के बाद आप हम गरीब लोगों के घर क्या करने आई हैं? भाभी, हमने तो खुशी खुशी अपने भतीजे को सब कुछ दे दिया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो तेरे जैसे भाई को मैंने प्रॉपर्टी के चक्कर में घर से निकाला, और जिसके लिए मैंने ये सब कुछ किया वो खुद ही विदेश चला गया। भैया भाभी, जिस बेटे के लिए आपने हम लोगों को इतनी तकलीफ दी, आपस के प्यार को बिगाड़ा, जब वही आपसे दूर चला गया तो आपको इस बात का एहसास हुआ। लेकिन माफ कीजिए, अब हम आपके साथ रहने के लिए उस घर में नहीं आ सकते। नहीं नहीं माया, ऐसा मत कहो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज वापस चलो, मैं वो घर फिर से तुम्हारे नाम कर देती हूँ। भाभी, मैं उस घर का क्या करूँगी? किसके लिए? मेरा कोई बच्चा नहीं। मैं तो बस जिंदगी भर आप लोगों के साथ प्यार से रहना चाहती थी। प्रणव को अपने बेटे की तरह प्यार करना चाहती थी, लेकिन आपने मुझसे वो अधिकार छीन लिया। भाभी और भैया, एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। जो बच्चा कुछ ही दिन पहले दुनिया में आया हो, जिस बच्चे के भविष्य का आपको पता ही ना हो, उसके लिए अपने पुराने रिश्तों को तोड़ देना, अपने सगे रिश्तेदारों से दुश्मनी मोल लेना, उनके साथ झगड़ा करना, उनकी बेइज्जती करना, क्या ये सही है? कम से कम हमें सही वक्त का इंतजार तो करना चाहिए ना। सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए अपने सगे भाई को घर से निकाल दिया, वो भी अपने 1 साल के बेटे के लिए। क्या ये वाकई में सही था? जवाब दीजिए मेरी बात का।